हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है एसएससी सीजीएल का, तो यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं, तो एक्चुअली जो भी क्वेश्चंस ऐसे ही आपको करवाने वाले हैं जो आपके एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आप समझ सकते हैं जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो फिर एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल का हो, या फिर आपका सीजीएल हो। पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। अस्पृश्यता के अगर अंत की बात करें तो पहली चीज़ तो जो अनुच्छेद 17 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है। और अगर समानता के अधिकार की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक जो दिए हुए हैं समानता के अधिकार के आपके दिए हुए हैं। इसमें अनुच्छेद 14 होता है ये विधि के समक्ष क्षमता देता है। अनुच्छेद जो 15 होता है ये जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से आपका संबंधित होता है। अनुच्छेद जो 16 होता है आपका, ये होता है आपका यहाँ पर लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, यानी कि रोजगार से संबंधित जो प्रावधान है कि सभी को बराबर रोजगार मिलेगा, वो अनुच्छेद 16 में आता है। अनुच्छेद 17 ऊपर ही बता चुके हैं कि आपका अस्पृश्यता का अंत करता है। और जो अनुच्छेद 18 दिया हुआ है ये उपाधियों का अंत करता है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखना है चीज़ों को कि आप देखेंगे कि जैसे आपका भाग 3 है, कई बार आपसे ये पूछा गया कि मौलिक जो अधिकार हैं वो किस में दिए गए। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और अगर ये नीति निर्देशक तत्व पूछे जाएँ तो ये भाग 3 में भी दिया हुआ है और 4 में भी दिया हुआ है, और 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। बाकी बात करें यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य जो थे वो संविधान के मूल संविधान में नहीं रखे गए। 42वां संविधान संशोधन होता है जिसमें कि 1976 में 10 आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। बाकी जो यहाँ पर कुछ लिखे हुए अनुच्छेद जैसे कि 19 आपका वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में होता है। अनुच्छेद जो होता है व्यक्तिगत और स्वतंत्रता के संरक्षण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्पोर्ट का आ जाएंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट का खेल है। तो देखिए विजय हजारे जो ट्रॉफी होता है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी भी जो होता है वो भी क्रिकेट से संबंधित होता है। लेकिन अगर संतोष ट्रॉफी पूछ लिया जाए, यानी कि संतोष ट्रॉफी पूछ लिया जाए, डूरंड कप पूछ लिया जाए, तो ये जो सारे खेल हैं कप ये संबंधित होते हैं फुटबॉल से। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी और जो रणजी ट्रॉफी होता है ये संबंधित होते हैं क्रिकेट से। तो ये 50 ओवर का खेल होता है, यानी कि विजय ट्रॉफी जो होता है को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे वनडे आपका रणजी वनडे भी बोलते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 2002-3 के आसपास आपके सीमित ओवर क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता के लिए किया गया था। और विजय हजारे जो रहे हुए थे एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने 1951 से लेकर के 1953 के बीच में, यानी कि लगभग 2 साल ही खेला है, ज़्यादा इन्होंने नहीं खेला है विजय हजारे ने, जिनके नाम पर आपका रख दिया गया। बाकी सबसे सफल टीम जो अब तक की रही हुई है यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी के अंतर्गत वो तमिलनाडु रही थी। और 2021 की बात करें तो 2021 में जो जीतने वाला रहा हुआ था वो हिमाचल प्रदेश रहा हुआ था। और 2022-23 की बात करें तो सौराष्ट्र इसका विजेता रहा हुआ है। नेक्स्ट और भी जो कुछ जुड़ी हुई ट्रॉफियाँ जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी होती है, ये तो पता ही है। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी होती है, ये भी क्रिकेट से होती है। विजरन ट्रॉफी होती है, दलीप ट्रॉफी होती है, रानी झांसी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। तो ये सारी जो ट्रॉफी हैं क्रिकेट से संबंधित होती हैं। बाकी फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में डूरंड कप आपका होता है जो आपको बता चुके हैं। फेडरेशन कप आपका होता है, संतोष ट्रॉफी आपकी होती है, सुब्रतो कप होता है, ISL आपका होता है, यानी कि ISL जो आपका इंडियन सुपर लीग होता है, तो ये भी आपका होता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि कप से रिलेटेड भी पूछा जाता है। हॉकी से रिलेटेड कई बार आपका जैसे आगा खान कप कई बार एग्जाम में पूछा गया। ध्यानचंद ट्रॉफी पूछी जाती है, ये आपका सुल्तान अजलान शाह कई बार पूछा गया, मैंने देखा एग्जाम में। रंगास्वामी कप है, ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। कुछ बैडमिंटन से संबंधित भी बता दें आपको, इसमें आपका थॉमस कप होता है, अग्रवाल कप होता है, चड्ढा कप होता है और दीवान कप होता है। तो ये थॉमस कप होता है, ये आपका पुरुषों के लिए होता है। नेक्स्ट है कि 2022 की
एशिया का उप विजेता टीम कौन सी थी? तो 2022 की अगर एशिया कप की बात करें कि उप विजेता टीम कौन सी थी, तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उप विजेता रही हुई थी 2022 एशिया कप की। एशिया कप 2022 में जो आपके महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकते हैं, तो ये 15वें नंबर का संस्करण था, यानी अगर एशिया कप का संस्करण पूछा जाए 2022 में, जो कि पाकिस्तान इसका उप विजेता था, तो ये आपका 15वें नंबर का संस्करण था। और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो डीपी वर्ल्ड रहा हुआ था। इसकी अगर बात करें कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था 2022 में, तो संयुक्त अरब अमीरात राइट आंसर हो जाएगा। कितनी टीमों ने इसके अंदर भाग लिया हुआ था? तो कुल 6 टीमें राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया हुआ था। और अगर बात की जाए कि फाइनल जो एशिया कप 2022 का था वो किस स्टेडियम में खेला गया, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर फाइनल मैच खेला गया था। एशिया कप 2022 के अगर उप विजेता की बात करें तो ये पाकिस्तान रहा हुआ था। और सबसे अधिक बार जो खिताब, जिस तरह से समझ सकते हैं कि तमिलनाडु ने जिस प्रकार विजय हजारे ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है, मुंबई इंडियंस ने सबसे अधिक बार आईपीएल जीता है, उसी तरह से एशिया कप जो है सबसे अधिक जीतने वाला रहा हुआ है भारत, जिसने कि कुल 7 बार जीते हुए 1984, फिर 88, फिर 1990 में जीता, फिर 1995 में, फिर 2010 में, 2016 और 2018 में। और जो एशिया कप का पहला संस्करण हुआ था वह 1984 में हुआ था, और पहली ही बार इसे भारत ने जीत लिया हुआ था। बाकी बात करें कि एशिया 2000 कप के फाइनल मैच ऑफ द ईयर की बात करें तो भानुष्का राजपक्सा फाइनल मैच रहे हुए थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात कर लें तो वानिंद्र हसरंगा आपके रहे हुए थे। और आपका श्रीलंका ने कितनी बार क्रिकेट एशिया कप जीता हुआ? तो ये 6 बार जीता हुआ है, भारत ने 7 बार, यानी कि दूसरी अगर सबसे सफल टीम कही जाएगी तो श्रीलंका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहली चीज़ कर देना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस, हर शिफ्ट का एनालिसिस जो है यहीं पर आपको मिलता है। और साथ ही साथ आपको PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्वेश्चन है कि हरनाज सिंधु ने 2021 में कौन सा खिताब जीता हुआ था? तो अगर हरनाज सिंधु की बात करें तो मिस डीवा यूनिवर्स इंडिया जो रही हुई है, यानी कि मिस डीवा यूनिवर्स इंडिया 2021 में जीता हरनाज सिंधु ने। ये भारत के हरनाज संधू कौर ने 17वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया हुआ था। हरनाज कौर जो थी संधू मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी महिला रही हुई थी। इससे पहले जो बनी हुई थी 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता हुआ था, और सन 2000 में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता हुआ था। तो इससे पहले 2 लोग जीत चुके हैं, लारा दत्ता और 1994 में सुष्मिता सेन। तो ये तीसरे नंबर की हरनाज सिंधु रही हुई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करें तो 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ पर समिति कौन सी थी, तो रंगराजन समिति रही हुई थी। जैसे कि यंग हिटलर जो समिति थी वो RBI की स्थापना के लिए रही हुई थी, यंग हिटलर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो रही हुई थी वो रही हुई थी मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए। तो सबकी अलग अलग यहाँ पर समितियाँ बनाई गई थी। बाकी 1 जून 2005 को एक संकल्प के माध्यम से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो भारतीय मानक ब्यूरो होता है, भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था होती है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ठोस का गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो ठोस से जो गैस में परिवर्तन होना होता है आपका, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो लौह स्तंभ था इसका निर्माण किसने करवाया हुआ था? तो लौह स्तंभ की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने दिल्ली के लौह स्तंभ 41 सेंटीमीटर यानी कि 16 इंच व्यास वाली 7.21 मीटर ऊंची संरचना है, जिसका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, जिनका शासनकाल 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक चला हुआ था। और यह कुतुब परिषद में दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। तो गुप्त वंश से संबंधित थे चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रात के समय आपको ये क्यों सलाह दी जाती है कि पेड़ों के नीचे ना सोएं? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पेड़ मुक्त करते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के लिए सबसे हानिकारक होती है, इसलिए पेड़ों के नीचे सोने से मना किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए बुक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नई बुक है, CHSL में पूछी जा चुकी है, तो ये भी आपकी पूछी जा सकती है। तो प्रेगनेंसी बाइबल की बात करें तो करीना कपूर जो खान होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की हुई है, तो ये उन्होंने किताब लिखी हुई है करीना कपूर खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन 2022 महिला एकल का खिताब जीतने वाली कौन रही हुई है। तो एलेना रायबकीना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 2022 में विंबलडन चैंपियनशिप में एलेना रायबकीना ने फाइनल में ओंस जयबूर को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर महिला एकल टेनिस का खिताब जीता हुआ था, जो कि इनका पहला खिताब रहा हुआ था। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन, ज़्यादा आपको नहीं करवा रहे हैं। देखिए आपको एनालिसिस तो मिलता ही रहेगा, बाकी जिनका CHSL और MTS का एग्ज़ाम है वो लोग भी बता देंगे, क्योंकि उनके लिए बेहतरीन क्लास लाने की तैयारी है यहाँ पर ले करके आएंगे और आप लोगों को करवाई जाएंगी। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और सपोर्ट करते रहें। बाकी क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।